प्रतिशत का मतलब समझते हैं। इसमें निकाल देखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को 100 मानकर उसमें जो हिस्सा रहता है उसी को हम लोग किस में बताते हैं, प्रतिशत में बताते हैं। जैसे मेरे पास मान लो 100 रुपये है, मैं उसमें से 6% आपको देना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको कितना दूंगा, 6 रुपये दूंगा, है ना। तो प्रतिशत जो है प्रतिधन शत से मिलकर बना है, यानी प्रत्येक 100 में जो हिस्सा है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है ना। प्रत्येक 100 में जो हिस्सा है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब इस प्रतिशत को हम निकालते कैसे हैं, प्रतिशत को हम निकालते कैसे हैं, तो जिसमें हमको क्या बताना पड़ता है, प्रतिशत, जिसमें हमको प्रतिशत बनाना है, किस में बताना है, जो आपका टोटल है, जो आपका टोटल है उसको रखेंगे नीचे में, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे में। जैसे आप लोग क्या निकालते हो, अपना परसेंटेज निकालते हो ना। जैसे आपने 500 में से 480 नंबर लाया है तो कितना परसेंट होगा, तो आपको किस में प्रतिशत निकालना है, 500 में कितने का प्रतिशत निकालना है, 480 का, और इसी का हम गुणा कर देंगे किससे, 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में, है ना। जैसे मेरे पास मान लो 600 रुपये है और उसमें आपको कितना देना है, 6% देना है। 600 का कितना प्रतिशत देना है, 6% देना है, तो ऐसा बनेगा, है ना। देखो दोनों को समझो, दोनों क्या बोल रहा है। पहला मैं क्या लिखा हूँ, पहला लिखा हूँ कि 500 में 480 कितना प्रतिशत होगा, तो हम 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यहाँ लिखा हूँ कि मेरे पास 600 है और उसमें मेरे को क्या करना है, 6% देना है, तो 600 का 6% कितना होगा वो देना है। क्लियर है। तो ऐसा हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर कितना प्रतिशत निकल जाएगा, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा कितना, 5 निया 45, और कितना बच जाएगा 3, 5 छक्के 30, कितना परसेंट हो गया, 96% हो गया। ये प्रतिशत में चेंज हो गया। अब उसके बाद देखो 600 का हमको कितना निकालना है, 6%, तो 600 गुणा इक्का के लिए गुणा और प्रतिशत के लिए हमेशा बटा क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना आएगा, 36 आएगा। क्लियर है। तो जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसमें हिस्सा बताते हैं। क्लियर है। दूसरा चीज, प्रतिशत को हमेशा भिन्न में लिखते हैं तो हम बटा क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। और किसी भी चीज को प्रतिशत बनाना है तो हम 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो प्रतिशत बनाना है तो 100 का गुणा, और प्रतिशत है उसको सामान्य भिन्न में या सामान्य अंक में लाना है तो हम बटा क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। क्लियर है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कहे, दूसरे शब्दों में कहे तो प्रतिशत वह भिन्न है, दूसरे शब्दों में कहे तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। चलिए पहले प्रतिशत वाले जो अंक है उसको हम सामान्य भिन्न में या दशमलव वाली संख्या में बदलना सीखेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए पहला, प्रतिशत वाली संख्या को प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। जैसे हमको दिया है 5%, इसका भिन्न कैसे करेंगे, 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 1 बटा कितना होगा, 20। चाहे 1/20 बोलो या 5% बोलो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। चलो इसी तरह बताओ 4% का, और दशमलव में रहा ऑप्शन, तो
ये जैसे ऑप्शन 1/20 नहीं है, दशमलव में है, तो क्या करेंगे? दशमलव में चेंज करो। क्या करेंगे दशमलव में चेंज करने के लिए? 20 से 1 को भाग करेंगे, तो ये जाएगा क्या? नहीं, तो क्या लगाएंगे? दशमलव। तो दशमलव लगाए तो 0, फिर भी छोटा है, फिर एक और दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 100, फिर 20 पंचे 100, ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.05। चलिए उसी 4% का भिन्न और दशमलव दोनों बताइए। कितना आया? देखो 4% को बदलना था तो 4 बटा क्या लेंगे? 100। 4% को बदल रहे हैं 4/100, कितना कर जाएगा? 4 एकम 4 और 4 25 में 100। तो भिन्न में बोलेगा तो बदलने के लिए तो कितना बदलेंगे? 1/25। और अगर इसी को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.04। ठीक है? या देखो डायरेक्ट आप दशमलव में कैसे बदल सकते हो? आपको क्या दिया था? 4%। इसको बोला गया किस में बदलना है? दशमलव में। दशमलव में बदलना है तो 4 बटा क्या लिखेंगे? 100। कितना शून्य है? तो ऊपर जो संख्या लिखा है 4, उसमें एक संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या, और उसके बाद ऐसा दशमलव लगा देंगे, तो भी आपका जो प्रतिशत वाला संख्या है वो किस में बदल जाएगा? दशमलव। क्लियर है? अगर डायरेक्ट दशमलव में आता है तो अगर आपके पास नीचे में 100 है यानी 2 शून्य है, तो ऊपर वाली जो भी संख्या रहेगा उसमें 2 अंक के पहले आपको क्या लगा देना है? दशमलव। और अगर भिन्न में बदलना है तो ऐसे बटे 100 लिखिए और उसको काट दीजिए, जो बचेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, 25% को बदलो, भिन्न में भी और दशमलव में भी। कितना आया? अगर भिन्न में बदलते हैं तो ये पहले तो इसको बटा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अगर इसको भिन्न में बदलते हैं तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, 1 बटा कितना आ गया? 4। और अगर मान लो इसको दशमलव में बदलने बोलता तो ये 25 बटा कितना था? 100 था। 2 शून्य है इसलिए 2 संख्या ऊपर, 1 अंक 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? 0। तो हमारा आंसर आएगा भिन्न में 1/4 और दशमलव में 0.25। क्लियर है? बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, 0.5, इसको भिन्न में और दशमलव में दोनों में बदलना है। 0.5% को कितना आया? 1 बटा, देखो ये पहले 0.5, क्लियर है? और ये प्रतिशत के लिए बटा क्या लगाएंगे? 100। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? दशमलव। तो उसको अगर हटाते हैं तो ये 5 और ये पहले से क्या है? 100, और हटा दिए दशमलव को, इसलिए नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? 10। क्लियर है? अब ये कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी, तो 1 बटा कितना आया? 200। 1/200। ये किस में आया? भिन्न में। और अगर पूरा तरह दशमलव में बदलना है तो देखो 0.5 का बटा कितना है? 100 है, मतलब 2 संख्या के आगे दशमलव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो ये 0. या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 100 और ये 10 ऐसा लिखे थे। अब ये टोटल कितना शून्य हो गया? 3 शून्य हो गया, यानी जो भी अंक है
जो भी अंक है उसके ऊपर में जो भी संख्या है उसके अंकों में 3 अंक के पहले क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो एक अंक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.005। क्लियर है? चलो आगे 7/8% को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलिए। क्या रहा आंसर? दशमलव में बदलना है ना, दशमलव लिखा है क्या? हाँ, तो दशमलव में कितना आएगा 0.0087 आया रे। चलो देखो, हमको बदलना है इस 7/8% को किस में, दशमलव। तो 7/8 और ये गुणा क्या हो जाएगा 100, ऐसा होगा। अब हम 7 को 800 से भाग देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप सीधा भी भाग सकते हो, 800 मतलब 8 ही का पहाड़ा पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखो नीचे में क्या हो जाएगा 800 होगा कि नहीं होगा, और ऊपर में क्या है 7। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 7 को पहले किससे भाग करो, 8 से। जाएगा क्या, दशमलव लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 70, कितना 8 8 64, कितना बच जाएगा 6। फिर दशमलव लगा चुके हैं तो शून्य लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 8 7 56, कितना बचेगा 4, फिर शून्य लगाएंगे 8 5 40। क्लियर है? यानी हमने क्या किया, ये देखो इसको मिटा दो, 7 से 8 को भाग किए, सॉरी 8 से किसको भाग किए 7 को, तो कितना आया 0.875। और ये बटा 100 अलग से है कि नहीं है? हमने जो 7/8 दिया था उसको भाग किया, कितना आया 0.875, और ये प्रतिशत का बटा 100 है कि नहीं है? तो जब भी नीचे में 100 है तो दशमलव 2 अंक आगे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो 2 अंक आगे लेके जाएंगे, तो ये देखो 5 है 7 है 8 है, अब 2 अंक आगे ले जाना है तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.00875। किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? ये 100 था, जब भी नीचे में 100 रहता है 2 शून्य है, मतलब जो दशमलव है वो 2 संख्या क्या हो जाता है, आगे हो जाता है। जैसे ये 64 है और ये बटा क्या है 100। पहले ध्यान से सुनो दशमलव कैसे लगाते हैं, आदत वही नहीं पता है तुम लोग को। ये है, तो यहाँ पर दशमलव कहाँ है, यहाँ है भाई 84 है, तो 84.00 ऐसा है ना। तो अब देखो ये नीचे का 100 2 शून्य है, मतलब ये दशमलव 2 संख्या क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो इस 100 को हटाना है तो आप दशमलव लगाओगे तो 4 और 8, दशमलव यहाँ था वो यहाँ जाएगा 2 संख्या के पहले, ऐसा होता है। अब देखो मान लो ऐसा रहता 8.4/100, 8.4/100, तो अभी दशमलव कहाँ है, यहाँ पर से। अब 2 संख्या आगे जाना है कि नहीं जाना है, तो एक संख्या और ये दूसरा संख्या, तो ये क्या आ गया 0। ठीक, अगर मान लो दशमलव ऐसा रहता, ये ऐसा है, तो अभी देखो दशमलव 2 संख्या आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, 2 अंक आगे जाएगा। तो अभी दशमलव यहाँ है कि नहीं है, तो 2 अंक आगे जाना है तो 1 अंक और ये 2 अंक, ये आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया।
वैसे ही देखो दशमलव कहाँ था, 8 के जस्ट पहले था, हमको 2 शून्य, इसलिए 2 अंक क्या करना है, आगे ले जाना है। तो 8 के आगे हमने 2 शून्य लगाया और दशमलव को आगे बढ़ा दिया। 100 जो है नीचे का वो क्या हो जाता है, हट जाता है। समझ में आया? जितना नीचे में 1 के साथ शून्य रहता है दशमलव, उतना अंक क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। 150 सही 3/4, 150 सही 3/4 प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। कितना आया? सबसे पहले ये जो भिन्न दिया है ना, इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 150 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, और 600 का 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 603/4 प्रतिशत, ऐसा होगा। अब 603 को 4 से भाग करो, 603 को 4 से भाग करो, क्योंकि देखो 603 और ये बटा 4 और ये गुणा 100 होगा कि नहीं होगा, प्रतिशत का बटा 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये 603/4 है। तो 4 से हम पहले 603 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलो भाग करो, 4 एकम 4, कितना बचा, और ये 0, फिर 4 पंचे 20, फिर किसको उतारेंगे, 3, है ना, फिर दशमलव लगाएंगे। अच्छा, पहले एक बार क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 शून्य में 0, ऐसा 3, अब दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो कितने बार में जाएगा, 4 7 28, कितना बच जाएगा, 2, फिर 4 पंचे 20, ऐसा। ठीक है, तो 603 को 4 से भाग किए, है ना, 603 को 4 से भाग किए तो कितना आया, 150.75, और ये बटे में कितना है, 100। अब 100 को हटाना है तो दशमलव 2 संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंक क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5075, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 7 सही 1/2 प्रतिशत, 7 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदले, भिन्न व दशमलव में बदले। ये टॉपिक अभी तक किसको समझ में नहीं आया कि प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो, सबसे पहले क्या करना रहता है, जो भी भिन्न दिया है या जो भी संख्या दिया है ना, उसको लिखना रहता है। ये देखो, हमने 150/3 को लिखा, और प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं, बटा 100 लगाए हैं। अब इसको हल करेंगे तो इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आ गया, 150.75। अब ये भाग नहीं आता है करके नहीं बोलना, ठीक है, ये भाग आपको सीखना है। तो 150 कितना हो गया, 75, और बटे कितना है, गुणा 1/100। अब ये 100 है तो इसको भी हटाना है, तभी तो पूरी तरह किस में बदलेगा, दशमलव में बदलेगा। तो ये 2 शून्य है, इसलिए दशमलव 2 संख्या आगे चला गया, तो 1.5075। वैसे यहाँ पर देखो, पहले क्या करेंगे, इसमें पहले इसको हल करेंगे, तो 7 सही 1/2 कितना होगा, 15/2 होगा। लिखो 15/2 प्रतिशत, या 15/2 गुणा 1/100। इसको हल करेंगे, ये 7 सही 1/2 को, तो कितना लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे,
ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? इस लाइन में भी अगर किसी डाउट है तो बोलो, तभी तो एक एक स्टेप समझोगे तभी समझ में आएगा। अब तुम लोग पूरा बना लेता हूँ, अब नहीं आ रहा है समझ में, अब उसके बाद पूछता भी हूँ कि कहाँ समझ में है, तो नहीं बता पाते तो मैं कैसे समझाऊँ कि तुमको कौन सा लाइन समझ में नहीं आया है। ये समझ में आया सबको? ये भिन्न कैसे होता है? ये 2 का गुणा 7 से होता है, 7 दूनी 14 और 1 15, और नीचे में जो रहता है हर में, वही इसी को हर में लिखते हैं। तो 15 बटा कितना हो गया? 2, और प्रतिशत का 1/100 है क्या? अब यहाँ पर ये 15 से हम 15 का किससे भाग करेंगे? चलो यहाँ पे भाग कर दो, 15 का किससे? 2 से। 2 सत्ते कितना बचा? अब ये जाएगा क्या? दशमलव लगाएंगे तो 2 पंचे, हाँ नहीं होगा ना। देखो ऊपर से नीचे उतारते हैं तब उसको भाग करना जरूरी है। यहाँ तो ये शेषफल बचा है ना, ऊपर से थोड़ी आया है, तो शेषफल बचा है, इसलिए कितना आ जाएगा? ये 10 कर जाएगा, कितना आ गया? 7.5। ये 7 देखो एक चीज और ध्यान देना, अगर आप भाग कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो कैसे पता चलेगा? इन दोनों का गुणा करके देखना इसके बराबर आता है कि नहीं आता है? आता है? हाँ लगभग तो बराबर, मतलब समझ में आ जाएगा भाई। आप बना रहे हो, मान लो मैं ऐसा जैसे बोल रही थी 15 और ये 7, यहाँ पर 14 लिखा और ये 10, तो यहाँ पर मैं क्या लगाता? एक बार ऐसे करता तो 70 दूनी कितना हो जाता है? तो गलत बन रहा था कि नहीं बन रहा था? ऐसे पता चलता है आप भाग कर रहे हो। अगर जो भागफल है और जो भाजक है ना, ये गुणा अगर भाज्य के बराबर नहीं आ रहा है मतलब आप गलत बना रहे हो। क्लियर है? चल आगे चले। तो हमने 15 को किससे भाग किया? 2 से। कितना आ गया? तो 15/2 का मान कितना आ गया? और गुणा 1/100। ये लाइन समझ में आया? अब देखो यहाँ पर 100 है ना, तो 2 शून्य है, तो जो दशमलव है वो 2 संख्या क्या हो जाएगा? आगे चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा था, अब यहाँ पर है दशमलव, तो ये एक संख्या और ये दूसरा संख्या, ये आगे चला गया, तो हमारा आंसर कितना आया? 0.075। क्लियर है? चलो अब उल्टा कैसे? कोई भी दशमलव या भिन्न वाला संख्या दिया रहेगा उसको किस में बदलेंगे? प्रतिशत में, है ना। जैसे 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। क्या हो गया रे, सबको कुकुर खांसी आ रहा है आज? देखो अब क्या करना है कि कोई भी आपको क्या दिया हुआ है? भिन्न दिया हुआ है, या क्या दिया हुआ है? दशमलव वाला संख्या दिया हुआ है, और उसको हमको किस में बदलना है? प्रतिशत। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है? 100 से गुणा करना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, है ना, प्रति 100। तो आपका ये 5/4 है, इसको प्रतिशत में बताएंगे तो गुणा क्या करेंगे? 100। ठीक है। अब जो कट रहा है काट दो, तो 4 एकम, और ये कितना हो जाएगा? 4×25 में 100, और 25 पंचे कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर है। 5/4 का मतलब कितना हो गया? 125%। ठीक है। चलो नेक्स्ट। 5 सही 3/4। 5 सही 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। बना? कितना आया? पहले इसको क्या करेंगे? सिंपल भिन्न में बदलेंगे पहले। तो 4 पंचे 20, 20 और 3 तो 23 बटा कितना हो गया? अब प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुणा 4 एकम 4 और 4×25 में 25 दिया, 75 का 5 हासलाई, 25 दूनी 50, 50 और 7 तो कितना प्रतिशत आया? अब बताओ इसमें क्या कठिन लग रहा है तुम लोग को? सरल है कि नहीं है? हाँ तो बदलो 15/2 को प्रतिशत में।
है 700 है आंसर। ये देखो 15/2 गुणा क्या है 100, तो ये कट गया कितने बार में 50 बार में। 5 पंचे 25 का 5 हासलाई 2, 5 एकम 5 और 2 7 और ये 0, तो कितना आ गया 750। है कि नहीं सरल। नेक्स्ट 0.008 0.008 को प्रतिशत में बदलिए। है 0. देखो सबसे पहले जो दशमलव वाला संख्या है उसको तोड़ लो किसमें, भिन्न में, तो ये 8, और ये देखो ये दशमलव के लिए क्या लगाते हैं 1, और 1 2 3 संख्या है इसलिए 3 क्या लगाएंगे 0, और प्रतिशत में बदलना इसलिए गुणा क्या कर देंगे, तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हुआ 8/10। ठीक है, अब इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है ना। ये 100 से गुणा किए मतलब ये क्या लग गया है, प्रतिशत लग गया है। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट सकते हैं 4/5%, ये ऑप्शन में हो सकता है ना। या इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो एक क्या है 0 है, तो दशमलव एक अंक के पहले लगेगा ना, तो 8 बसा है तो यहाँ है दशमलव, वो यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.8%। ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ऑप्शन में क्या है वो दिखता है। ठीक है, ऑप्शन में या तो ये 4.5% होगा, भिन्न में दिया रहेगा प्रतिशत को, या तो दशमलव में दिया रहेगा तो क्या रहेगा 0.8%। आगे बढ़ें 0.015 0.015 को प्रतिशत में बदलिए। हैं 1.5, बाकी लोग का देखो क्या होता है, ये 0.015 ऐसा दिया हुआ है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो पहले तो इसको 15 बटा कितना लिखेंगे 1000, और प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुणा क्या करेंगे 100। 2 0 से 2 0 कट गया कि नहीं कट गया, हमारे पास कितना आया 15/10%। कितना आया 15/10%। देख रहे हैं कि ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आपको दो तरीका से मिल सकता है, या तो भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में। तो भिन्न के रूप में मिलेगा तो ये 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/2% मिलेगा। अब दशमलव के रूप में तो यहाँ पर कितना 0 है, तो एक संख्या के पहले क्या लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5%। या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये ऑप्शन में। जब भी आपके भिन्न वाले हर में 1 है और उसके बाद 0 है, ये 1 है और उसके बाद क्या है 0 है, तो जितना 0 है उतना ही ऊपर वाले संख्या में दशमलव को क्या कर देना है, आगे बढ़ा देना है। जैसे 1 था इसलिए मैंने एक संख्या के पहले दशमलव आगे बढ़ा दिया और वो हो गया कितना 1.5 बन जाएगा। दशमलव और भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत वाली संख्या को दशमलव और भिन्न में बदलना, ऐसा दो चीज पढ़ डालें। आगे बढ़ें टाइप चेंज करके लिखना, 72 का कितना प्रतिशत 9 है। 72 का कितना प्रतिशत 9 है, या इसी को क्वेश्चन को और लिख सकते हैं 72 का कितना प्रतिशत है।
चलो, ये दोनों क्वेश्चन एक है कि अलग अलग है? एक है। देखो, ऐसे सवाल को आपको बनाना है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, ध्यान से देखना, हमेशा गलती करते हो जिन लोग। इसमें लिखा है 72 का कितना प्रतिशत 9 है, और दूसरा लिखा है 9 72 का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले देखो का प्रतिशत किसके साथ लिखा है, ये लिखा है का प्रतिशत, 72 का कितना प्रतिशत। तो 72 का कितना प्रतिशत किसके बराबर होगा? ठीक है, समीकरण बनाना सीखो। पहले आपको क्वेश्चन दिया था दो प्रकार से, 72 का कितना प्रतिशत न है और 9 72 का कितना प्रतिशत है। आपने क्या पकड़ा? का प्रतिशत। तो का कितना प्रतिशत, तो 72 का कितना प्रतिशत बराबर हमने क्या लिख लिया? 9। अब आपको पता है कि ये 72 है, अब का के लिए क्या लगाते हैं? कितना है नहीं पता रहता है, तो नहीं पता, जन्म सिद्ध अधिकार क्या लेते हो? और प्रतिशत के लिए प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं अभी, और ये बराबर। आप जो है क्वेश्चन से हल करना सीखो। वो सर बता रहे थे तो उसका प्रतिशत लिखे थे, हाँ, फिर उसको 100 लिखे, ऐसा आप जो है कैसे लिखा था वो समझ में आया, आपको समीकरण बनाना आ गया। अब ये समीकरण को आप हल करते जा रहे हो तो का के लिए गुणा लिखे, कितना के लिए एक्स लिखे, प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए। अब 72 गुणा प्रतिशत के लिए आप क्या लगाते हो? बटा 100 करते हो नहीं, तो x और ये बटा क्या हो जाएगा? और बराबर आपको किसका मान चाहिए? तो बाकी संख्या को पक्षांतर कर दो। तो देखो पक्षांतर करेंगे तो x अपने जगह पे है, ये 100 नीचे में है, वो कहाँ चले जाएगा? और 72 जो है ऊपर है, वो कहाँ जाएगा? नीचे। अब इसको काट दो, 9 एकम और 9 अट्ठे, फिर किससे कटेगा? 4 से। 4 25 में 100 और 4 दूनी, तो x बराबर कितना आ गया? 25/2। ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, या ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो दशमलव होगा। तो 25 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। तो या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो आपको ये मिलेगा। आठ का कितना प्रतिशत 48 है? आठ का कितना प्रतिशत 48 है? चलिए बना। देखो 8 का कितना प्रतिशत, तो समीकरण कैसे बनेगा? 8 का कितना प्रतिशत 48 है, तो बराबर क्या लेंगे? 48। तो 8 का के लिए गुणा कितना के लिए x, और ये प्रतिशत बराबर 48। तो 8 गुणा x बटा कितना हो जाएगा? 100 बराबर 48। तो x बराबर 48 गुणा 100 बटा 8। 8 एकम 8 छक्के, तो x बराबर कितना आया? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 600। है कि नहीं सरल? एक 1000 का 90% ज्ञात कीजिए।
1000 का 90% ज्ञात कीजिए। आया आंसर सबका 900? देखो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, 1000 का के लिए गुणा 90 और प्रतिशत के लिए बटा 100, और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 90 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। ये हो गया आंसर बस। ठीक है, चल 25% के 25% के बराबर क्या है? 25% के 25% के बराबर क्या है? ये व्यापम में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना आया? 0.0625। मैं बताया ना, तुम लोग क्या है वो सर इसको बताया नहीं है, ऐसा वाला नहीं बताए हैं, है नहीं इसी। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रतिशत है तो बटा क्या लेना है, तो इस 25% को क्या लिखूंगा, लिखे हो? बाकी लोग जिन लोग का आंसर नहीं आया वो क्यों नहीं लिखे हो? मैं लिखने आऊं? मेरे सुनाने के लिए मेरे को क्यों मजबूर कर देते हो भाई? इसका कॉन्सेप्ट समझो ना। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रतिशत दिया उसको क्या लिखना है, बटा 100। तो इसको आप 25/100 लिखना था कि नहीं लिखना था? का के लिए क्या लगाते हो, फिर 25% है तो फिर 25 बटा क्या लगाओगे, और इसी के बराबर आपको आंसर देना। इतना तो कर सकते थे पहले। अब आपको पता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का, तो 25 और 25 का गुणा करोगे तो, और यहाँ नीचे गुणा करेंगे तो कितना शून्य हो जाएगा, यानी दशमलव जो है वो कितने अंक के पहले लगेगा, तो ये 625 है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये 4 अंक और ये दशमलव, ये आंसर हो गया आपका। बस 4 लाइन में खत्म। अब बनता नहीं है बोलते हो, कोशिश नहीं करोगे तो कहां से बनेगा। आज एक काम करना, खाना निकालना थाली में, ठीक है, दोनों हाथ को रस्सी से बांध देना और खाना खा डालोगे रे, पूरा पेट भर जाएगा देख देख के, है कि नहीं? वैसे करते होगे तुम लोग। भाई जब मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आया है नहीं आया है, ये कब पता चलेगा, जब आप अपना कलम चलाओगे और खुद बनाने की कोशिश कर। सर बना ही तो देखो, तो वैसी खाना भी देखना, पेट भर जाएगा हैं। और एकदम स्लो मत चला करो ना। कई लोग को ये इसी उतारने में लगे हैं, अगला क्वेश्चन भी मैं बता दी, ये इसी में उतारने में लगे, क्योंकि पूरा ध्यान यहाँ नहीं है, इधर उधर भटक रहा है। मत भटकाओ, ध्यान को इधर ही रखो, ठीक है? तुम लोग से ज़्यादा ध्यान डिस्टर्ब मेरा है, फिर भी मैं पूरा 100% के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ हैं। तो जब मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो उतना अच्छे से आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? नहीं समझ में आता तो पूछो, लेकिन पूछते भी नहीं हो और बाद में बनता भी नहीं है, कारण यही है। चलो अगला, 3 रुपये 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा? 3 रुपये
5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा? कितना आया? देखो यहाँ का प्रतिशत किसके साथ लिखा है? 5 के साथ। तो 5 रुपए का x प्रतिशत बराबर कितना लिखूंगा? 3 रुपए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों का इकाई हमेशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। अगर इधर भी रुपया है तो उधर भी क्या होना चाहिए? रुपया। अगर इधर रुपया है उधर पैसा है तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर लीटर है इधर मिलीलीटर है तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इधर किलोग्राम है उधर ग्राम है तो गड़बड़। दोनों या तो किलोग्राम में हो या दोनों क्या हो? ग्राम में हो। दोनों अगर लीटर में है या दोनों मिलीलीटर में, ऐसे ही यहाँ दोनों किस में है? रुपए में। तो कोई गड़बड़ है क्या? नहीं। हल कर सकते हैं। चलो, तो ये 5 गुणा x बटा 100 और ये बराबर 3। तो x बराबर 3 गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा? 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 और 20 दिया तो कितना आ गया? अगला क्वेश्चन, 70 पैसा 10 रुपए का कितना प्रतिशत होगा? सत्तर पैसा 10 रुपए का कितना प्रतिशत होगा? कितना आया? 7 आया। देखो इसको क्या लिखेंगे? 10 रुपए का x प्रतिशत बराबर 70 पैसा। यही पूछा है क्वेश्चन। समीकरण बना लिया क्वेश्चन से। अब देखो एक तरफ रुपया है और एक तरफ क्या है? पैसा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों एक होना चाहिए। तो पैसा को रुपया में बदलना थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। तो रुपया को किस में बदलेंगे? 1 रुपया बराबर कितना पैसा? तो 10 रुपया बराबर 1000 पैसा। 1000 पैसा का x प्रतिशत बराबर हमको कितना निकालना है? 70 पैसा। अब देखो दोनों तरफ क्या हो गया? इकाई समान हो गया, पैसा पैसा। तो यहाँ से 1000 का के लिए गुणा x बटा 100 और बराबर 70। x का मान निकालना है तो 70 गुणा 100 बटा कितना हो जाएगा? 1000 पक्षांतर कर दिए, 100 नीचे से ऊपर और ये 1000 जो है ऊपर से कहाँ गया? नीचे। ये 3 शून्य से 3 शून्य क्या हो गया? कट गया। तो x बराबर कितना बचा? तो कितना प्रतिशत आएगा? ठीक है। नेक्स्ट, बारह मिनट 1 घंटे का क्या प्रतिशत है? 12 मिनट 1 घंटे का क्या प्रतिशत है? कितना है आंसर? पाँच आया कि 20 आया? 20 आया। पक्का? चलो, 1 घंटे का x प्रतिशत बराबर 12 मिनट, ऐसा पूछा है ना। तो अब इस इकाई को अलग अलग है, 1 घंटे में और 1 मिनट में।
तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट का x प्रतिशत बराबर का के लिए गुणा लगा दूं और ये बराबर क्या हो जाएगा? 12 मिनट। अब दोनों तरफ इकाई समान हो गया, तो 60 गुणा x बटा बराबर 12, तो x बराबर 12 गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा? 60 एकम 12 एकम और 12 पंचे 60, 5 एकम 5 दूनी 10 और ये x बराबर कितना हो गया? 20%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्यापम में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 5.2 किलोग्राम 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? हैं 26। देखो क्या लिखा है? 20 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 2.5 किलोग्राम, सॉरी 5.2 किलोग्राम। दोनों तरफ इकाई समान है, सीधा अंक उठाए तो यहाँ पर 20 गुणा x बटा 100 और यहाँ पर 5.2 है ना। अब देखो ये 5.2 को दशमलव हटा दे तो 52 बटा कितना हो जाएगा? क्लियर है। अब यहाँ पे x है, अब बाकी को पक्षांतर करेंगे तो 100 कहाँ चले जाएगा? ऊपर, और 20 कहाँ चले जाएगा? नीचे। चलो जो कट रहा है काट दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 शून्य ऊपर है, 2 शून्य नीचे। अब ये काटेंगे 2 से 52 को तो कितना आ जाएगा? तो x बराबर कितना आया? यानी 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 26%। चलो नेक्स्ट। दो 250 का कितना प्रतिशत 75 होगा? 250 का कितना प्रतिशत 75 होगा? कितना आया? 30 आया। दो सौ पचास गुणा x प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो 250 गुणा x बटा 100 बराबर 75। तो x बराबर 75 गुणा 100 बटा कितना हो जाएगा? शून्य से शून्य कट गया, 25 से कम 25, 25 तिया और 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। तो x का मान कितना आ गया? 30%। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। 873 का 16 सही 2/3% क्या होगा? 16 सही 2/3% क्या होगा? 873 का 16 सही 2/3% क्या होगा?
हैं? भिन्न में बताओ कितना आया लास्ट? 2 गुड 291/2। लास्ट में भिन्न में 291/2 आएगा। आप प्रोसेस करते जाओ ना। 873 को 873 लिखे हो कि नहीं लिखे हो? सब लोग का के लिए क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3 को क्या लिखेंगे? 16 3 48 और 2 50, 50/3। और प्रतिशत के लिए बटा 100 लिखे हो सबके सब? सबके सब लिखे हो ना? हाँ, अब देख के मेरा मत लिखना। मेरा लिखने के बाद किसी पेन चला था बताता हूँ। 873 गुणा 50/3 और प्रतिशत के लिए बटा, ठीक है। ये एक नहीं भी लिखे होंगे तो चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? सब्जी 2 धाक ला दिए तो सीधा चाकू है, क्या करोगे? काटोगे। आप भी काटो इसको, चलो। तो पहले तो ये 50 एकम 50 दूनी, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 एकम 3 दूनी 6, फिर 3 निया 27, 3 एकम। तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको और नीचे क्या दिख रहा है? कट गया कि नहीं कट गया? तो तुम लोग के चाकू में धार नहीं है, इसीलिए नहीं कटा तुम लोग से, हैं? कलम में नहीं, चाकू में धार। कलम में नहीं, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कलम फीका भी चलेगा तो भी है, दिमाग तेज होना चाहिए। और दिमाग तेज कब बनता है? तो कोई दिमाग कमजोर नहीं होता। रस्सी कमजोर होता है कि पत्थर? रस्सी कमजोर होता है कि पत्थर? रस्सी होता है कि नहीं होता? वो भी रेले बता, उसको बताने में तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है। रस्सी कमजोर होता है कि पत्थर? पत्थर कमजोर होता है कि रस्सी? रस्सी होता है ना, पक्का। लेकिन वो देखना किसको? कुएं को। रस्सी जब बार बार आता जाता है तो पत्थर को भी काट देता है। और तुम लोग इस बात को एकदम समझ के भी ना समझ बैठे पड़े, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। और तुम सब के सब मेरे को समझ में आ जाता है सर, ऐसा तुम लोग खुद को नाटक में रखे हुए हो, इसीलिए मैं नहीं समझा सकता। और तुम लोग अगर बताओगे कि सर मेरे के यहाँ समझ में नहीं आता है तो मैं उसको समझाऊंगा। दूसरा चीज़, उठ जा रे ऐसे कर, हाँ ना उठा तो, ऐसे वाले भी थे, सो रही थे। वैसे जब मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर समझना है, इसको अच्छे से बनाना है, तो ये करो, पहाड़ा पढ़ो, कोई पढ़ता नहीं है। भाज्यता का नियम पढ़ो, कोई पढ़ता नहीं है। अब बोलते हैं गणित मेरे को आता नहीं है, कहाँ से आएगा? हैं? मेरे घर बनाना है, कौन बना के देगा? एकदम जितना बोलोगे उतना ठेका दूंगा। मेरे घर बनाना है, कौन कौन बना के देगा रे? जितना ब्लैंक चेक जितना भरना है भर लेना। लेकिन तुमको ना सीमेंट यूज करना है, ना छड़ यूज करना है, ना मिट्टी यूज नहीं करना है, ना ईंट यूज नहीं करना है। बना के दिखाओ घर, हैं? बना ले बे, आ जाए बैंक। लकड़ी के उला यूज नहीं करना है, ले हाँ कापी में बना के ला दूंगा। हाँ तो मैं भी समझा दो, तुम अल्लाह सपना में रहे, तुम भी कलेक्टर बन गो। कहाँ? मोर सपना में। तुम अल्लाह भी नौकरी मिल गए, कहाँ? मोर सपना में। इतना होशियार हो तुम लोग, है नहीं? हैं? तो बहुत बना दो तुम अलग कलेक्टर। ते गुरुजी बनू कहा था, मैं तो कलेक्टर बना दो ले। तो जब तक तुम लोग जो बोला जा रहा है वो करोगे नहीं, तब तक गणित समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले अपना पहाड़ा स्ट्रॉन्ग करो, भाज्यता का नियम याद करो कि कौन सा संख्या किससे भाग जाता है, कैसे कटता है। और साथ ही आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 2 और 5 को जोड़ने से 7 होता है। जोड़ने का मतलब ये है कि आपको दशमलव का जोड़ना, भिन्न का जोड़ना भी आना चाहिए। ये सब चीज़ सीखो, बाकी गणित आसान है। चले आगे क्वेश्चन की ओर कि इतिहास की ओर? इतिहास की ओर। बाकी जो है गणित में कल पढ़ेंगे। अंग्रेज लोग को ला लिए थे, है कि नहीं है?
हाँ, अब उनका सत्ता कैसे स्थापित हुआ, कल मैं ध्यान ही नहीं रहा रे, ले आज शाम को डालूंगा, मेरे को मैसेज करना 5 बजे करीब। हाँ नहीं डले, डालूंगा। जैसे देखो आप लोग का लाइव क्लास जाता है, ठीक है, उसके अलावा एक और अलग से प्लेलिस्ट बना होगा, देखना यूट्यूब में जाना, एक प्लेलिस्ट बना होगा हिस्ट्री करके, उसमें केवल 11 वीडियो डला हुआ है। तो उसी का ना कोरम पूरा करते चल जा रहा हूँ। कुछ कुछ क्या होता है टेक्निकल इशू के कारण हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, या कभी लाइट गोल हो गया तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जो क्लास छूटा है उसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर वहाँ से एक लय चालू होगा ना, फिर आपको हिस्ट्री का पूरा क्लास मिलेगा, जो छूटा है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो अभी देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल पढ़ रहे थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, उसके बाद देखो महाजनपद काल के दिन लाइट क्या हो गया था, बंद हो गया था नहीं, तो कल महाजनपद काल का रिकॉर्ड किया हूँ, तो आज या कल में महाजनपद काल का आ जाएगा। उसके बाद मगध साम्राज्य पढ़े थे, मगध साम्राज्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य वाला मौर्य वंश पढ़े थे ना, नंदवंश मौर्य वंश, फिर अशोक पढ़े थे, अशोक के शिला, ऐसे सब आपको लाइन से फिर प्रतिदिन मिलना चालू हो जाएगा। एक दिन में हो सके तो 2 वीडियो, जैसे लंबा अभी क्या है बीच बीच में उस समय ना ज़्यादा गैप हो गया था, क्योंकि अपना लैपटॉप भी इशू कर रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, लाइट भी चला जा रहा था, तो उस कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो सबको रिकॉर्ड करके पूरा हिस्ट्री आपको पहले क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और देखना, अभी शॉर्ट्स बन रहा है, शॉर्ट्स देखे हो वो क्वेश्चन आंसर वाला, हाँ उसमें भी एक नया चीज़ ला रहा हूँ, आपको पूरा शॉर्ट्स मिलेगा। अभी देखना उसमें पाषाण काल का शॉर्ट्स डला है, हाँ वो धीरे धीरे बन रहा है अभी, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का आएगा, फिर वैदिक काल का, ऐसे लाइन से। तो जो आपको क्वेश्चन आंसर मतलब थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा वो जानना है, तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे अभी धीरे धीरे पूरा काम मेरे को ही करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम हो जाता है, लेकिन आपको सारा चीज़ जो है यूट्यूब में मिलेगा धीरे धीरे। है रामाटोला किधर, दुर्ग, डोंगरगढ़, तेरा सेंटर कहाँ है हॉस्टल वार्डन का? छुरिया, वेरी गुड। और सबका देख लिए कहाँ कहाँ है? राजनांदगांव प्रॉपर कितने लोग को मिला है? अब मनमारे छन भरू तो कैसे नहीं थी हैं? और मैं पक्का बता रहा हूँ 40% एब्सेंट जान लो, 20 हाँ 40 से 30% एब्सेंट। इसलिए छत्तीसगढ़िया आदमी फ्री खाइबर आगू माजत है, सच्चाई है, भला कड़वा है लेकिन सच्चाई है नहीं। मैं इतना बता रहा हूँ, फ्री का पाने के लिए अपना वर्चस्व गिरा देते हैं लोग। कैसे बता रहा हूँ, गरीबी रेखा कार्ड में फ्री में चावल मिलते 35 किलो, ओकर 20 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, लेकिन फ्री में 25 किलो चावल पाने के लिए उसको नहीं बताता है, और मैं गरीब हूँ करके गरीबी रेखा कार्ड बनाता है। ये छत्तीसगढ़ है 35 किलो का चावल लाने के लिए पल्सर वाले बाइक में जाता है, जिसके पास पल्सर है वो गरीबी रेखा ही जी, अब 35 किलो चावल ले जाते पल्सर में। ये छत्तीसगढ़ है, मतलब अपने आप को फ्री का पाने के लिए गरीब बता देते, ऐसे लोग हैं। इसीलिए मनमाड़े कर भरे और फ्री में भरा थे कि हैं, और आस पास में सेंटर मिल जाता है इसीलिए। और मैं बोला था एसएससी कांस्टेबल का भरना रे करके, तो अभी एक जने नहीं भरे होंगे, मेरे पक्का पता है, क्योंकि उसमें आता पता नहीं है कैसे होता है, क्या होता है। नहीं सुनाता भैया ज़्यादा, हमूल कोई सुनाते तो हमूल बुरा लग जाते था हैं। चल, हमने पिछले क्लास में देखा इतिहास के कि यूरोपी आगमन हुआ, और यूरोपी में हमने पहले देखा पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी, और फिर लास्ट में स्वीडिश आए, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ऐसा पढ़े थे। तो हमने देखा कि सबको भगाकर अकेला वर्चस्व रहा किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने अपना व्यापार चालू किया था। जो हमने आगमन पढ़ा था उसमें हमने देखा कि पहली कोठी उन्होंने कहाँ बनाई थी? सूरत में बनाई थी। दक्षिण में पहली कोठी उसने कहाँ बनाई थी? मछलीपट्टनम में बनाई थी।
उसके बाद अंग्रेज जो है अपना व्यापार चला रहे थे। फिर उन लोग अपने व्यापार वर्चस्व के लिए फ्रांस के साथ लड़े, डच के साथ लड़े कि नहीं लड़े, और अपना व्यापार वर्चस्व लाया। अब व्यापार वर्चस्व के बाद वो जो है अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, यानी कि भारत में क्षेत्रों पर क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। जहां भारत में विभिन्न प्रकार के पहले से क्या थे, साम्राज्य थे, रियासतें थी, उन रियासतों पर अब अंग्रेज क्या होगा, कब्जा करेगा अपना। तो 2 रियासतें थी जिस पर कब्जा करके अंग्रेजों ने भारत में अपना पैर एकदम गाड़ दिया। और वो 2 रियासतों में पहला था बंगाल और दूसरा था मैसूर। पहला कौन सा था, बंगाल, जहाँ से वहाँ उनका चालू हुआ साम्राज्य विस्तार। कहाँ से चालू होगा, बंगाल से। और दूसरा कौन सा था, मैसूर। तो पहले हम पढ़ेंगे मैसूर रियासत के बारे में और फिर पढ़ेंगे कौन सा, बंगाल। लेकिन बंगाल वाला घटना पहले हुआ है और मैसूर वाला बाद में हुआ। लेकिन मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, मैसूर रियासत। तो आज हमारा टॉपिक होगा कौन सा, मैसूर रियासत। ठीक है, मैसूर रियासत। विजयनगर साम्राज्य याद है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336, सही कि नहीं रे, हाँ 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। इसी विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर 1612 में वाडियार वंश के द्वारा एक नया साम्राज्य का स्थापना किया गया, वो था कौन सा, मैसूर साम्राज्य। तो इस मैसूर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, 1612 में। कौन से वंश के द्वारा, वाडियार वंश। किस वंश के द्वारा, वाडियार वंश के द्वारा जो है यहाँ पर जो है सत्ता मैसूर क्षेत्र पर हिंदू साम्राज्य का क्या रखा गया, नींव रखा गया। और इसमें एक राजा हुआ जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज वाडियार। क्या नाम था, चिक्का कृष्णराज वाडियार, चिक्का कृष्णराज वाडियार, ये राजा हुआ। ठीक है, ये राजा था कृष्णराज वाडियार। ये 1734 में 1766 तक इस मैसूर का क्या रहेगा, राजा रहे। ये राजा है, लेकिन जो सत्ता है वो इसके 2 सेनापति के हाथों में था, देवराज और नंदराज। इसके 2 सेनापति का नाम क्या था, देवराज और नंदराज। देवराज और नंदराज के हाथों में था। ठीक है, और ये कब से कब तक राजा था, तो 1734 से 1766 के बीच राजा था, से 1766 के बीच जो है मैसूर रियासत का क्या था, राजा। जब ये राजा था तब एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली। जिसका नाम क्या था, हैदर अली। हैदर अली, ये हैदर अली कहाँ जन्मा, कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इतना पता है कि ये हैदर अली जो है चिक्का कृष्णराज वाडियार के समय सेना में था। किसमें था, सेना में था। और सेना में था, इसके कुशल बुद्धि के कारण इसको फिर प्रमोशन दिया गया है ना। पहले क्या था, सेना था, और इसको फिर जो अच्छा सेना रहता है उसको क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो इसको 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। डिंडीगुल का क्या बना दिया गया, फौजदार बना गया। तो हैदर अली जो है 1755 में क्या बन गया, फौजदार बन गया। ठीक, अब इसने अपने उत्कृष्ट सैन्य कुशलता के चलते और अपने बुद्धिमत्ता के कारण जैसे ही कृष्ण राज वाडियार ये इसका निधन हुआ, तो इसने 1761 में, सॉरी अब ये राजा है अभी 1766 तक, तो 1761 में इस हैदर अली ने क्या कर दिया, अपने आप को वास्तविक शासक घोषित कर दिया, है ना। अपने आप को क्या घोषित कर दिया, वास्तविक शासक घोषित कर दिया। और इसके खत्म होने के बाद पूरा मैसूर रियासत का शासक बन गया कौन, हैदर अली। तो 1761 में हैदर अली जो है वो क्या बन गया, वास्तविक शासक बन गया। कहाँ का, मैसूर रियासत। समझ में आ गया। तो हैदर अली जो है देखो, एक मैसूर रियासत बना जिसको किसने स्थापित किया, वाडियार वंश ने। उसके समय राजा कौन था, चिक्का कृष्णराज वाडियार। इसके सेनापति देवराज और कौन थे, नंदराज थे। और इसी कृष्णराज के समय सेना में था कौन, हैदर अली, जो अपने सूझबूझ के साथ क्या बन गया, शासक बन गया। 1761 में क्या बन गया, शासक बन गया। ठीक, अब ये हैदर अली जो है शासक बना, तो इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार किया तो इसका लड़ाई हुआ किसके साथ, निजाम के साथ। और लड़ाई हुआ किसके साथ, मराठों के साथ। तो इसने निजाम और मराठों को हराकर उसके क्षेत्र पर क्या कर दिया, कब्जा। यानी मैसूर रियासत के दुश्मन है कौन, निजाम और मराठा। क्लियर।
और साथ ही इस मैसूर रियासत या हैदर अली का दुश्मन बन गया कौन? अंग्रेज। कैसे? अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों को अपना क्या मानते थे? शत्रु मानते थे, और उन फ्रांसीसियों का सहायता लेकर ही हैदर अली क्या बना था? शासक बना था। यानी फ्रांसीसी दोस्त हैं किसके? हैदर अली के। तो फ्रांसीसी का दुश्मन अंग्रेज हैदर अली का क्या हो गया? दुश्मन। क्लियर है? तो हैदर अली का दुश्मन बन गया कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है उसने हैदर अली के दो दुश्मन निजाम और मराठों के साथ क्या किया? संधि किया कि तुमल्ला कौन हरा है? हैदर अली है। मोर साथ आ जाओ, तीनों जन मिल के कौन लहराबो? मस्त प्लान बनाया कि नहीं बनाया? और इसी प्लान के साथ अंग्रेजों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? मैसूर रियासत के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1766 में चालू हो गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 चालू हो गया युद्ध। तो एक तरफ कौन है? हैदर अली। एक तरफ कौन है? हैदर अली। और एक तरफ कौन है? अंग्रेज। एक तरफ कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा है? मराठा और निजाम। इधर युद्ध चल रहा है। हैदर अली चुपके से किससे मिलने गया? निजाम और मराठा से, है नहीं? मिलने गया और बोला तू मना कैसे करत हो? गद्दारी करत हो। वो बाहर ले आए, हमन आपस में भाई भाई लड़ ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपस में भाई भाई लड़ लेंगे। बाहर का आदमी आ रहा है तुम उसका साथ दे रहे हो, यार गलत बात है। ऐसा करके हैदर अली ने अपने राजनीतिक कूटनीति के चलते निजाम और मराठा को अपने साथ कर लिया। अब अंग्रेज क्या हो गया? अलग हो गया। और अंग्रेज का स्वभाव था जहां उसको क्या करना है, हारने का दिखता है, वो चुपचाप क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है और क्या करता है? संधि करता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन जीत गया? कैसे जीता? समझ में आया कि उसने मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे अंग्रेज अकेले हो गए और हैदर अली क्या हो गया? जीत गया। और इसी के चलते 1769 में 1769 में, है ना, ये युद्ध समाप्त हुआ किस संधि से? मद्रास की संधि से। तो 1769 में हुआ कौन सी संधि? मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि। अंग्रेज लोग चुप हो गए। मद्रास की संधि के चलते अंग्रेज लोग क्या हो गए? चुप हो गए और ये युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक। अब ये संधि था जिसमें जितने भी क्षेत्र मैसूर के थे उस पे अंग्रेज लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इस संधि का उल्लंघन करते हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने संधि का उल्लंघन कर दिया और जो माही बंदरगाह हैदर अली के यानी कि मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था उस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के संधि किया था, मद्रास संधि की, मैसूर से अब हमको कोई लेना देना नहीं है, जो उनका क्षेत्र है वो उनका ही रहेगा। लेकिन जो माही बंदरगाह था, है ना, वो मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था, उस पर किसने अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और इस संधि का क्या हो गया? उल्लंघन। तो संधि का उल्लंघन होने के कारण हैदर अली ने अंग्रेजों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये घटना थी 1780 की। तो चालू हो गया क्या? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। समझ में आया कैसे युद्ध हुआ? पहला युद्ध क्यों हुआ? कि अंग्रेज लोग हैदर अली को अपना क्या मानते थे? दुश्मन मानते। तो किसको? हैदर अली के दो दुश्मन मराठा और निजाम को अपने साथ लेकर युद्ध किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 में। लेकिन मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया कौन? हैदर अली। और फिर अंग्रेज लोग हार गए तो कौन सी संधि किए? मद्रास की संधि। अब मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। क्या किया? माही बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जो किसके अंतर्गत आता था? मैसूर रियासत हैदर अली के अधिकार में था, जिसके कारण चालू हो गया क्या? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780। इस समय अंग्रेजों के तरफ से लड़ रहा था एक अंग्रेज जिसका नाम था आयरकुट, और इधर मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहा था? हैदर अली। और अंग्रेजों के तरफ से कौन था? आयरकुट। अंग्रेजों के तरफ से कौन था? आयरकुट था। ठीक है। अब ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और आयरकुट भी मारा गया, है ना। हैदर अली और आयरकुट दोनों ये 1782 में मारा गया। हैदर अली कब मारा गया? 1782 में मारा गया। तो इस युद्ध में हैदर अली के बाद उसका बेटा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान उसने नेतृत्व किया और कुछ दिनों बाद ये आयरकुट भी क्या हो गया, मर गया। तो इधर भी एक सेनापति मर गया, इधर भी एक सेनापति मर गया, युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों को फिर क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। तो 1784 में ये युद्ध समाप्त हुआ किस संधि से, मैंगलोर की संधि से। कौन सी संधि से, मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि से। क्लियर है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया किस कारण से, मैंगलोर की संधि के। अब मैसूर का राजा बन गया है कौन, मैसूर का राजा बन गया है कौन, दोनों युद्ध समझ में आया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 किस संधि से समाप्त हुआ, मैसूर मद्रास की संधि से। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला है और ये जो है 1784 में किस संधि से। अब परिणाम तो कुछ निकला नहीं था, तो अंग्रेज अपने जगह में और मैसूर रियासत अपने जगह में, टीपू सुल्तान अपने हिसाब से अपना राजपाट चला रहा है जी, सही है कि नहीं है। अब टीपू सुल्तान जो है अपने हिसाब से राजपाट चला रहा था। तो दो किले थे जिसको टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। एक किले का नाम था आईकोटा और दूसरे का नाम था क्रेनारनूर। आईकोटा और क्रेंगानूर, ये दो किले थे। इसको कौन खरीदना चाहता था, टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। लेकिन अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान इसको खरीदे। अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान इन दोनों को क्या करे, है ना। ये डच के अधीन में था, जो डच आए थे ना उनके अधिकार में था ये दोनों किले, जिसको कौन खरीदना चाहता था, टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। लेकिन अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान इसको खरीदे और अंग्रेज लोगों ने अपने मित्र देश त्रावणकोर को कहा कि इन दोनों को खरीद लो। तो त्रावणकोर ने इन दोनों को क्या कर लिया, खरीद लिया। कौन खरीदना चाहता था, कौन खरीद लिया, दिमाग खराब हो गया किसका, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, त्रावणकोर पर। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब त्रावणकोर वाला बोलेगा नहीं जी तोर कारण में है का करे हो, खरीदे हो अब ते मोर सहायता करे से। तो अब जो है त्रावणकोर का सहायता कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। और इस तरह से चालू हो गया क्या, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या चालू हो गया, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इस युद्ध में जानते थे कि टीपू सुल्तान ज़्यादा शक्तिशाली है कि एक बार परिणाम नहीं निकला है। तो अंग्रेजों ने फिर ये दोनों निजाम और मराठा से संधि करके अपने पक्ष में कर लिया। यानी अब चार लोग हो गए, त्रावणकोर भी है, अंग्रेज भी है, मराठा भी है और निजाम। और टीपू सुल्तान बेचारा अकेला लड़ रहा है। कौन सा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में 2 साल चला। ये 1792 टीपू सुल्तान हार गया। टीपू सुल्तान की क्या हो गई, पराजय हो गई। और इस पराजय के चलते टीपू सुल्तान को करना पड़ा श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चालू हुआ 2 किलो के खरीदने से। आईकोटा और क्रेंगानूर, इन दोनों को डचों से कौन खरीदना चाहता था, टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। लेकिन टीपू सुल्तान से पहले कौन खरीद लिया, त्रावणकोर। तब टीपू सुल्तान ने किसके ऊपर आक्रमण किया, त्रावणकोर पर। लेकिन अंग्रेजों ने निजाम और मराठाओं के साथ संधि करके टीपू सुल्तान के विरुद्ध उतार दिया, जिससे के कारण तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हार गया कौन, टीपू सुल्तान। और कौन सी संधि करनी पड़ी, पूरा आधा राज्य ले लिए भाई। मान लो टीपू सुल्तान से पूरा आधा राज्य हथिया लिया कौन, अंग्रेज। किस संधि में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में। और तीनों आपस में बांट लिए, कुछ हिस्सा मराठा को दे दिए, कुछ हिस्सा निजाम को दे दिए। और अधिकतर से ज़्यादा हिस्से किसको रखे, अंग्रेज लोग रखे। और बेचारा टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपए सालाना क्या लगा दिए, टैक्स लगा। 3 करोड़ रुपए सालाना क्या देगा, टैक्स देगा। ऐसा हो गया किसमें, श्रीरंगपट्टनम की संधि में। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये टीपू सुल्तान जो है अपना पूरा आधा राज्य खो बैठा। 3 करोड़ रुपया हर साल भिजवाना है। ठीक। अब जो भी था मैसूर रियासत चल रहा था, कौन चला रहा था, टीपू सुल्तान। इस संधि के बाद भी एक अंग्रेज आया जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली ने जो
रियासतें थी उनके लिए एक प्रस्ताव लाया था जिसका नाम था सहायक संधि। क्या नाम था? सहायक। वो हर रियासत को भेजवाता था सहायक संधि, जो अपनाया वो ठीक, और वो जो नहीं अपनाता था उसके ऊपर क्या करता था? आक्रमण करता था। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव भिजवाया किसके ऊपर? टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं सहायक संधि नहीं करूंगा, मैं सहायक संधि नहीं करूंगा, क्योंकि सहायक संधि एक ऐसा संधि था कि तुम्हारा राज्य है, तुम राजा हो बस, और नाम मात्र, अब बाकी पूरा किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का। ऐसा सहायक संधि था, उसको पढ़ाऊंगा आगे। तो टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो प्रस्ताव आया था उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मेरे भेजे हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसे करके लॉर्ड वेलेजली ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? और चालू हो गया क्या? चौथा या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये चालू हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध बेचारा पूरा कमजोर हो चुका था, कौन? टीपू सुल्तान, लेकिन लड़ा, पूरा ताकत से लड़ा। 1798 में चालू हुआ, लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो भी समाप्त हो गया, और पूरा मैसूर रियासत पर कब्जा हो गया किसका? अंग्रेजों। क्लियर है? तो कहाँ से पढ़े रहे थे? 1612 से मैसूर रियासत 1799 में पूरा कहाँ चला गया? ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। समझ में आया पूरा? ये कौन सा रियासत था? मैसूर रियासत। एक बार देख ले पूरा। तो मैसूर रियासत 1612 में विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर वाडियार वंश के द्वारा जो है एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जब 1734 में है ना राजा बना था चिक्का कृष्ण राज वाडियार, जिसके दो सेनापति थे, देवराज और नंदराज। इसी के हाथों में सत्ता थी। उसी समय सेना में आया था कौन? हैदर अली, जिसको 1755 में डिंडीगुल का क्या बनाया गया? फौजदार। और यही अपनी सैन्य कुशलता और बुद्धिमत्ता के कारण 1761 में क्या बना? शासक बना। इसने निजाम और मराठाओं को पराजित किया था, और अंग्रेज भी इसके दुश्मन बन गए थे, क्योंकि ये फ्रांसीसियों का क्या कर रहा था? सहायता करके शासक बना था, जिसके कारण अंग्रेजों ने मैसूर रियासत पर आक्रमण किया। और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1766 से, जिस 1766 से 1769। इसमें मराठा और निजाम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन उसको अपने राजनीतिक रणनीति के तहत अपने तरफ कर लिया कौन? हैदर अली। और हैदर अली ये युद्ध जीत लिया, जिसके कारण कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए माही बंदरगाह, जो हैदर अली के अधिकार में था, उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तब हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इसमें हैदर अली 1782 में मारा गया, और कुछ दिन बाद अंग्रेजों का जो सेनापति था आयरकुट, ये भी क्या हो गया? मारा गया। जब हैदर अली मारा गया था तो इसका नेतृत्व किया था उसके बेटे किसने? टीपू सुल्तान ने। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ। 1784 में मैंगलोर की संधि के तहत यह युद्ध भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान 2 किला खरीदना चाहता था, आईकोटा और क्रेकानूर को, लेकिन उसको त्रावणकोर ने खरीद लिया, जिसके चलते त्रावणकोर पर आक्रमण किया, और अंग्रेजों ने त्रावणकोर का सहायता किया, जिसके कारण चालू हो गया क्या? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1790 से 1792, और इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था मराठा और निजाम, जिसके कारण जो है टीपू सुल्तान पराजित हो गया। और 1792 में कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि के तहत आधा राज्य पूरा ले लिया गया, और मराठा, निजाम और अंग्रेज आपस में बांट लिए, और 3 करोड़ प्रति वर्ष का क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। इसके बाद जो है टीपू सुल्तान जो है सहायक संधि का प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1798 से 99, और 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद पूरा मैसूर रियासत जो है वो किस में चला जाता है? अंग्रेज साम्राज्य में। ठीक है, तो ये था कौन सा? मैसूर रियासत। अब बात करेंगे किसका? बंगाल, जहां से पूरा सत्ता जो है वो पता चलेगा किसके हाथ में आएगा। समझ में आया नहीं? पूरा मैसूर रियासत। औरंगजेब याद है? चलो अगला हम पढ़ेंगे कौन सा रियासत? बंगाल रियासत। औरंगजेब था राजा,
है ना। मुगल राजा कौन था? औरंगजेब। इसी औरंगजेब ने सन 1700 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां। इसको बंगाल का दीवान बनाकर भेजा। तो 1700 में मुर्शिद कुली खां ये बंगाल का क्या बन के आया? दीवान बन के आया। बंगाल का दीवान बन के आया। कौन बनाया था? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब इसने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किया। अपने आप को 1707 में बंगाल का क्या किया? नवाब घोषित किया। तो 1707 में इसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? नवाब। बंगाल का क्या घोषित कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। और राजधानी बंगाल की जो ढाका थी, ढाका, उसको मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिदाबाद। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? मुर्शिदाबाद। तो इसने राजधानी ढाका से कहाँ ट्रांसफर कर दिया? मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद जो था, इसने जो उस समय राजा था उसको अपना पेशगी भिजवाया कि मैं यहाँ का नवाब बनता हूँ, आपको टैक्स भेजूंगा, ऐसा करके। तो उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और इस तरह से 1707 में मुर्शिद कुली खां क्या बन गया? नवाब बन गया। क्लियर है। 1727 में मुर्शिद कुली खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके बाद शुजाउद्दौला जो है बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। तो 1727 कौन बन गया? शुजाउद्दौला। ये बंगाल का क्या बन गया? नवाब। ठीक है। ये अत्यंत न्यायप्रिय शासक था, है ना। इसने बहुत सारे क्या किए थे? अच्छे न्याय वाले काम किए थे। इसी ने ही अली वर्दी खां को बिहार का क्या बनाया? सूबेदार बनाया, उप सूबेदार बनाया। इसने क्या किया? अली वर्दी खां इसको बिहार का क्या बनाया? उप सूबेदार। बिहार का उप सूबेदार। अब देखो, ये शुजाउद्दौला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। सन 1739 में शुजाउद्दौला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था जिसका नाम था सरफराज खां, उसको क्या किया गया? नवाब बनाया गया। उसको क्या किया गया? नवाब। तो इधर कौन नवाब बन गया? सरफराज खां। सरफराज खां जो है 1739 में क्या बन गया? नवाब बन गया। 1739 में नवाब कौन बन गया? सरफराज खां नवाब बन गया। लेकिन अली वर्दी खां ने इसको जैसे ही नवाब बनते देखा, 1740 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1740 में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और सरफराज खां की मृत्यु हो गई इस विद्रोह के चलते। और ये जो है अली वर्दी खां अब बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। अली वर्दी खां अब ये बंगाल का क्या बन गया? नवाब बन गया। समझ में आया? अली वर्दी खां के बंगाल के नवाब बनते तक कैसे हुआ? सबसे पहले 1700 में औरंगजेब ने दीवान बना के भेजा था किसको? मुर्शिद कुली खां को, बंगाल का। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया? नवाब घोषित कर लिया। और राजधानी ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। अब इस मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना 1727। और इसी शुजाउद्दौला ने अली वर्दी खां को बिहार का क्या बनाया था? उप सूबेदार। शुजाउद्दौला के बाद उसका बेटा कौन बना? सरफराज खां जो है 1739 में नवाब बना। लेकिन इस अली वर्दी खां ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और उसके चलते 1740 में नवाब बन गया कौन? अली वर्दी खां। अब देखो, अली वर्दी खां जो है ये विद्रोह करके क्या बना था? नवाब बना था। नहीं तो पहले मुर्शिद कुली खां, फिर उसका बेटा, और फिर उसका बेटा, ऐसे नवाब बनते आ रहा था। लेकिन ये विद्रोह करके नवाब बना था। तो अब ये नवाब को किसके अधीन नवाब थे? ये मुगल साम्राज्य। अभी भी कौन है? राजा मुगल है ना। तो मुगल राजाओं के अधीन ये नवाब थे। तो इस अली वर्दी खां ने नवाब बनते ही 2 करोड़ का नजराना भिजवाया मुगल दरबार में। और उस समय मुगल राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। किसको? 2 करोड़ का नजराना किसको भिजवाया? हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला, जो कहाँ का राजा था? मुगल शासक। मुगल शासक किसके पास? रंगीला के पास जो है 2 करोड़ का नजराना भिजवाया। 2 करोड़ देख के मोहम्मद शाह रंगीला खुश हो गया, बोला आज से तू ही बंगाल का क्या है? नवाब है। तो इस तरह घोषणा पत्र जारी कर दिया। और अली वर्दी खां जो है अली वर्दी खां जो है वो बंगाल का क्या हो गया? नवाब हो गया सन 1740। इस अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। और अली वर्दी खां की पूरा क्या था? बेटी था।
बेटा एको झंडी दी से। तो जो सबसे छोटी बेटी थी, है ना, उसकी बेटी का पुत्र उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। समझ में आया? बेटा नहीं था, पूरा बेटी था। तो सबसे छोटी बेटी के पुत्री के पुत्र को उसने उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो उसकी छोटी बेटी का क्या था? बेटा था, यानी नाती था। क्या था? नाती को अपना क्या किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। 1756 में इस अली वर्दी खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1756 में नवाब बन गया कौन? सिराजुद्दौला। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लो। 1756 में नवाब बन गया कौन? सिराजुद्दौला। 1760 लिखा है ना? हाँ, उसको सुधार लो। तो सिराजुद्दौला जो है अब नवाब बन गया कब? 1756 में। अब ये सिराजुद्दौला था, ये अंग्रेजों के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं था। अंग्रेजों के साथ इसको क्या था? थोड़ा खटर पटर चलता रहता, इसलिए क्योंकि अंग्रेज लोग जिसको अपना क्या मानते थे? दुश्मन मानते थे, उसी को अपने राज्य में क्या देता था? शरण देता था। इसलिए अंग्रेज और इसके बीच बनता था क्या? नहीं बनता था, नहीं बन रहा था पहले से। दूसरा चीज, अंग्रेज लोग जो हैं, इनके साम्राज्य में जो बस्ती था उसको डेवलप करने के, दुर्गीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, उसको किले बनाने का प्रयास कर रहे थे। इससे दिमाग खराब हो गया किसका? सिराजुद्दौला। अंग्रेज लोग और इसका आपस में बन ही नहीं रहा था, है ना। इसके चलते 15 जून 1756 को इसने कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था, वहां पर अंग्रेजों के साथ क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, है ना। तो सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 कहाँ? कलकत्ता का कौन सा? फोर्ट विलियम, यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, है ना। सारे अंग्रेज इसके डर के मारे इधर उधर भागने लगे, और सब के सब जो है फुल्टा नामक स्थान पर जाके शरण लिए। अंग्रेज लोग कहाँ शरण लिए? फुल्टा नामक स्थान पर शरण लिए। जितने लोग इस फोर्ट विलियम से निकलकर भागने में सफल हुए, वो फुल्टा नामक टापू में जाकर क्या लिए? शरण लिए। लेकिन ये जो सिराजुद्दौला है, उसने 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। कितने को पकड़ के लाया? 146 अंग्रेजों को कैद कर मतलब पकड़ के लाया, और एक छोटे सी काल कोठरी में बंद कर दिया। एक छोटे से काल कोठरी में बंद। अच्छा, ये जो युद्ध है ये 5 दिन तक चला था। तो 20 जून 1756 को जब लास्ट दिन था युद्ध का, कितने लोगों को पकड़ के लाया? अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को पकड़ के लाया 20 जून को, और एक काल कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। काल कोठरी मतलब जहां एक रोशनी भी न जाए, ऐसे काल कोठरी में बंद कर दिया 146 जने। और जब 3 दिन बाद, यानी कि कितने तारीख को? 23 जून 1756 दरवाज़ा खोला गया, तो देखा गया कि केवल 23 लोग जो हैं टिपिक उनका साथ चल रहा है। अब बाकी 123 लोग क्या हो गए हैं? मर गए। कितने लोग मर गए? 123 लोग मर गए, और 23 लोग ही क्या थे? जीवित थे। इसी घटना को एक अंग्रेज ने अखबार में छापा था, जिसका नाम था हालवेल, और इस घटना को नाम दिया था ब्लैक होल की घटना। क्या दिया था? ब्लैक होल की घटना। ऐसी लिखेंगे क्या रे? सही लिखा था क्या? गलत लिखा था क्या? है ऐसे ना? हाँ, ब्लैक होल की घटना। एक घटना घटित हुआ, इसको ब्लैक होल घटना नाम दिया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम क्या था? हालवेल। क्लियर है? तो ये ब्लैक होल की घटना घटित होगी। किसने घटित किया? सिराजुद्दौला। समझ में आ गया? एक व्यक्ति था अंग्रेज, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। उसने कसम खाया, इसको पक्का बदला लूंगा करके, है ना। इसका पक्का बदला लूंगा, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 साल के अंतर्गत पक्का बदला लूंगा। ऐसा उसने कसम खा लिया, जैसे सन्नी देओल ने कसम खाया था नहीं, 7 को 7 मारूंगा, 1 7 मारूंगा, ऐसे मूवी देखे नहीं? हाँ, वैसे ही लॉर्ड क्लाइव नाम के अंग्रेज ने कसम खा लिया कि सिराजुद्दौला को सबक सिखाऊंगा 1 साल के अंदर। और जैसे ही 1 साल होने वाला था, 23 जून 1757 उस अंग्रेज ने
युद्ध कर दिया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, और इसी युद्ध को हम जानते हैं किस नाम से? प्लासी का युद्ध। किस नाम से जानते हैं? प्लासी का युद्ध। तो एक तरफ कौन लड़ रहा है? सिराजुद्दौला, और एक तरफ है अंग्रेज अधिकारी कौन? क्लाइव। एक तरफ कौन है? लॉर्ड क्लाइव।